आज से 7 साल पहले एक ऐसा यूट्यूबर आया जो उस वक्त की जनरेशन के लिए बहुत कूल था। अपने रोस्टिंग स्टाइल और अग्रेसिव टोन की वजह से उसने बहुत जल्द अपनी लॉयल फैन बेस बना ली। इस बंदे का नाम था डक्की भाई। लेकिन आज वही डक्की भाई जो दूसरों की माओ बहनों पे बात करता था, उनको गालियां देता था, उनकी इज्जत को रोलता था, खुद उसी रास्ते पर चल रहा है जिसकी वजह से वो दूसरों को क्रिटिसाइज किया करता था। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े यूट्यूबर के डाउनफॉल के बारे में। 2017-18 का टाइम था जब डक्की भाई ने अपनी रोस्टिंग वीडियोस के जरिए एक अलग पहचान बनाई। उस वक्त पाकिस्तान में ऐसे कंटेंट क्रिएटर्स बहुत कम थे, ओवरऑल भी बहुत ही कम यूट्यूबर्स थे। डक्की भाई भी उन चंद एक यूट्यूबर्स में से था। वो हमेशा लोगों को क्रिटिसाइज और बोल्ड लैंग्वेज यूज किया करता था। तब की जनरेशन को ये सब चीजें बहुत कूल लगती थी। हर नई वीडियो में वो दूसरों को रोस्ट किया करता था, उनके कपड़ों से लेके उनकी पर्सनल जिंदगी तक हर चीज का मजाक बनाता था और लोगों को ये चीजें देख के बहुत मजा आता था क्योंकि पाकिस्तान की ऑडियंस ऐसी ही है। लेकिन डक्की का कंटेंट सिर्फ रोस्टिंग तक मशहूर नहीं था। इसकी वीडियोस का एक मेजर पार्ट अब्यूजिंग लैंग्वेज थी, जिसमें किसी की माँ, बहन या बेटी की इज्जत को रोला जाता था। उस जनरेशन के लिए शायद ये चीजें एक्सेप्टेबल थीं, लेकिन ये एक नेगेटिव और डेंजरस ट्रेंड और कल्चर को प्रमोट कर रहा था। डक्की भाई से इंस्पायर होके पता नहीं कितने लोगों ने यूट्यूब चैनल्स बनाए और वो भी सेम इसी ट्रैक पर चलना शुरू हो गए, लोगों को रोस्ट करना शुरू हो गए। रोस्टिंग एक नॉर्मल तरह की होती है, लेकिन ये वाली रोस्टिंग बहुत बोल्ड थी, जिसमें अब्यूजिंग लैंग्वेज के बगैर कुछ बोला ही नहीं जाता था। खैर, डक्की भाई की सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी उस वक्त शुरू हुई जब उसने शाम इदरीस को रोस्ट करना शुरू किया। शाम जो उस वक्त डेली व्लॉगिंग करता था, प्रैंक्स करता था, अपनी वाइफ फ्रॉगी के साथ वीडियोस बनाता था, तब डक्की भाई इनको क्रिटिसाइज करता था, इनकी वीडियोस का मजाक बनाता था कि शाम अपनी वाइफ को व्यूज और पैसे कमाने के लिए यूज करता है। ये लड़ाई सिर्फ दो लोगों की नहीं थी, ये लड़ाई थी दोनों की ऑडियंस की। ये लड़ाई इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि दोनों यूट्यूबर्स की ऑडियंस भी इसमें इन्वॉल्व हो गई और दोनों तरफ से पर्सनल अटैक होने लगे। डक्की का माइंडसेट उस वक्त ये था कि जो बंदा अपनी वाइफ को व्यूज और फेम के लिए यूज करे, उसका कंटेंट घटिया कंटेंट है। लेकिन ख्वातीनो हजरात, आज 7 साल बाद अगर आप डक्की भाई का कंटेंट देखें तो वो एग्जैक्टली उन्हीं चीज़ों पर बेस्ड है जिन पर डक्की भाई 7 साल पहले तनकीद किया करता था। जो चीज़ें उसे उस वक्त हेटेबल लगती थी, आज वही चीज़ें वो खुद कर रहा है। आज डक्की अपनी वाइफ के साथ कंटेंट बनाता है, अपनी वाइफ को अपनी वीडियोस का सेंट्रल पार्ट बनाता है और उन वीडियोस को बना बना कर उनसे व्यूज़ और पैसे कमा रहा है। वो बंदा खुद अपने प्रिंसिपल्स के खिलाफ चला गया, वो प्रिंसिपल्स जो शुरू में उसने अपने फैंस को सिखाए थे। एंड दिस इज कॉल्ड कर्मा। जिस तरह डक्की आज से 7 साल पहले लोगों की माओ बहनों पे, बीवियों पे बातें करता था, आज एग्जैक्टली लोग उसी तरह डक्की पे बात करते हैं। अब ये चीज़ डक्की से हजम नहीं होती। जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में कहा था कि ये लोग खुद अपनी प्राइवेसी को ब्रीच करते हैं, अपने घर के मामलात, अपने पर्सनल चीज़ों को एक्सपोज करते हैं, और जब तीसरा बंदा इन पे बात करता है, इनकी प्राइवेसी पे बात करता है, तो इनको दुख पहुंचता है। फिर ये लोग फेक FIRs करते हैं, अगले बंदे का यूट्यूब चैनल बंद करवाने की कोशिश करते हैं, उसकी वीडियो रिमूव करवाने की कोशिश करते हैं, उसको स्ट्राइक्स भेजी जाती हैं, धमकाया जाता है। आप में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो मेरी ये वाली वीडियो देख के आए थे। इस वीडियो के बाद बहुत से लोगों ने इन पे बातें करना शुरू कर दी एंड ये डार्क रियलिटी ऑफ डेली व्लॉगर्स वाली वीडियो इतनी ज़्यादा वायरल हुई थी कि ये वीडियो इन व्लॉगर्स ने भी देख ली। खैर, इस वीडियो के वायरल होने के 4-5 महीने बाद मेरी किसी ना किसी तरीके से डक्की से मुलाकात होती है। मैं खुद डक्की के पास नहीं गया था, मुझे एक आदमी इनके पास लेके गया था। तब मैं इन लोगों से मिला तो डक्की वाज लाइक, मैं आपको जानता हूँ, मैंने आपकी वीडियो देखी है, आपने हम पे वीडियो बनाई है। तो आई वाज लाइक यस, मैंने आप पे बनाई है, लेकिन मैंने कोई भी अब्यूजिंग लैंग्वेज या कोई भी ऐसी चीज़ इस्तेमाल नहीं की जो आपकी प्राइवेसी को ब्रीच करे, जो आपकी प्राइवेट लाइफ को एक्सपोज करे। मैंने सिर्फ फैक्ट्स की बातें की हैं। एंड उस वक्त मैं अकेला था एंड मेरे सामने 4-5 यूट्यूबर्स बैठे थे एंड वो जो 4-5 यूट्यूबर्स और टिकटॉकर थे, उन लोगों ने भी मेरी वीडियोज़ को देखा था। एंड तब मुझे डक्की ने कहा कि कोई मसला नहीं, तुम मेरे पे वीडियोज़ बनाओ, जैसे मर्जी बनाओ, मुझे इस चीज़ से कोई इशू नहीं है, आपका कॉन्टेंट है, आप बना सकते हो। एंड उस वक्त वो बंदा मेरे साथ
इतना हम्बली मिला कि मुझे लगा कि यार लोग तो इस पे ऐसे ही बातें करते हैं, ये तो बहुत ही हम्बल इंसान है इन अ रियल लाइफ। उस वक्त उसने मुझे डोनेशन दिखाई कि मैंने फ़लस्तीन को इतना डोनेट किया है लेकिन मैंने पब्लिक नहीं किया, दिस एंड दैट। हमारी काफ़ी देर बात हुई, मैं तकरीबन 1 घंटा उनके पास बैठा रहा। उनके साथ मुलाकात करने के बाद मैं वापस घर आ गया और मैंने डक्की की सपोर्ट में वीडियो डाल दी कि डक्की तो बहुत हम्बल है, लोग इस पे ऐसे ही बात करते हैं, लोग इसको ऐसे ही क्रिटिसाइज करते हैं। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई मेट विद डक्की भाई आज से 2-3 हफ्ते पहले एंड ही इज़ अ वेरी नाइस गाय, वेरी नाइस गाय, बहुत ही हम्बल, बहुत ही गुड एंड ईजी टू टॉक बंदा है। लेकिन वो दिन मेरी लाइफ का सबसे बुरा दिन था क्योंकि उस दिन मुझे इतना ज़्यादा हेट रिसीव हुआ। हालांकि उस वीडियो में मैंने कोई क्राइम नहीं किया था, मैंने सिर्फ डक्की की कुछ तारीफ़ें की थी, लोगों को ये समझाने की कोशिश की थी कि वो बहुत ही हम्बल इंसान है, वो फ़लस्तीन को डोनेट करता है। शायद मैं उस वक्त ठीक था, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू उस वक्त शायद उतना मैच्योर नहीं था, बट आफ्टर 6 मंथ्स मुझे पता चल गया कि इन लोगों की असलियत क्या है। जब मुझे हेट रिसीव होना शुरू हुआ तो मैं एग्जैक्टली समझ नहीं पाया कि लोग मुझे हेट क्यों कर रहे हैं, कि मैं डक्की की साइड ले रहा हूँ इस वजह से। क्या डक्की को लोग इतना ज़्यादा नापसंद करते हैं कि उसकी 2 तारीफ़ें करने से मुझे इतना हेट मिल रहा है। आई फील लाइक पिछली वीडियो में मैंने किसी का मर्डर किया है। आई डोंट नो कि लोग इतना हेट क्यों दे रहे हैं, मुझे भी नहीं पता उसके पीछे के रीज़न। एंड मैं लोगों की सोच पे हैरान था कि स्टार्टिंग में किसी ने 10-12 बुरे कमेंट्स किए कि फेलेक्स बिक गया, इसको इतने पैसे मिले हैं ये वीडियो बनाने के लिए, दिस एंड दैट। और उनको देखने के बाद बहुत सारे लोग बुरे कमेंट्स करना शुरू हो गए और ज़्यादातर ऐसे लोग थे जो वीडियो पे आए, उन्होंने डायरेक्ट कॉमेंट सेक्शन ओपन किया और देखा कि भाई इसको हेट मिल रहा है, उन्होंने वीडियो सारी स्किप की, अपना कॉमेंट पास किया, डिसलाइक किया, अनसब्सक्राइब किया, चले गए। खैर ये सब अलग मामलात हैं, मैं क्यों मिला था उनसे, क्या मामलात थे, वो सब कुछ छोड़ें। लेकिन वो वीडियोस मैंने प्राइवेट कर दी। क्यों? क्योंकि मुझे हेट मिल रहा था एंड मैंने अपनी पूरी लाइफ में कभी हेट रिसीव नहीं किया क्योंकि मैंने कभी ऐसा काम ही नहीं किया। भाई हमने हमेशा हक सच की बात की है। उस वक़्त मेरे से एक बहुत बड़ी गलती यही हुई थी। खैर इस बात को 6 महीने गुजर गए, मुझे एक टिकटॉकर की कॉल आती है, वो मुझे थ्रेट करने की कोशिश करता है कि तुमने डक्की और रजब पे वीडियो क्यों बनाई। अगेन वही बातें कि मैंने कोई भी उसमें अब्यूजिंग लैंग्वेज या कुछ भी ऐसा यूज़ नहीं किया था, लेकिन फिर भी मुझे डराने की कोशिश की गई कि भाई आइंदा तुम्हारी वीडियो आई तो तुम्हारा वो हाल करेंगे जो तुमने सोचा भी नहीं होगा। आई वाज लाइक कि मैंने ऐसा क्या कर दिया है, मुझे ये फील हो रहा था मैंने किसी का मर्डर कर दिया है। उसके बाद मैंने इन चीज़ों से निकलने की कोशिश की। ऑब्वियसली एट द एंड ऑफ द डे आपको अपनी फैमिली को देखना होता है, आपको बहुत से मामलात देखने होते हैं। लेकिन वो बंदा मुझे कहता है कि मुझे डक्की ने कहा है कि इस बंदे को रोको। उस दिन मुझे पता चला कि इस बंदे की असलियत क्या है। इसके चेहरे पर एक मास्क है, उस मास्क के पीछे इसकी असल पर्सनैलिटी है। ये लोगों को डराता धमकाता है दूसरे लोगों के थ्रू ताकि खुद इसका नाम आगे ना आ सके। खैर मैं इन चीज़ों को ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करना चाहता। खैर ये बात लिख लो कि इस यूट्यूबर का डाउनफॉल शुरू हो चुका है। इस बंदे के 8 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं और इसे 1 मिलियन व्यूज भी बहुत मुश्किल से आता है। इसका मतलब है कि लोग इसे देखना पसंद ही नहीं करते। ये वो बंदा है जो अपने ही प्रिंसिपल्स पे पूरा नहीं उतर सका, जो कल दूसरों को जिन चीज़ों पे क्रिटिसाइज करता था आज वही एग्जैक्ट सेम चीज़ें वो खुद कर रहा है। ये वो सारी चीज़ें हैं जो इसकी हिपोक्रेसी को बयान करती हैं। एंड शायद यही वजह है कि आज उसकी फैन बेस इतनी लॉयल नहीं है जितनी वो पहले हुआ करती थी। वो अपने डक्की को डिफेंड करते थे, बेशक वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू पे गलत था, अब्यूजिंग करता था, लेकिन फिर भी उसकी फैन बेस इतनी लॉयल थी कि वो दूसरे क्रिएटर्स को इतना हेट देती थी कि अगला क्रिएटर वैसे ही डिप्रेशन में चला जाता था। जैसे बदला ब्रदर का केस था, शाम इदरीस का केस था, तब लोग उनका मजाक बनाते थे कि ये सब लोग तो बस ऐਵੇਂ ही है, हमारा भाई है, हमारा डक्की भाई है, वही ब्रांड है, वही सब कुछ है। यही वजह है कि आज डक्की का कंटेंट बच्चों से बढ़कर मुझे नहीं लगता कि बड़ा इंसान देखता होगा। उसकी ऑडियंस वो ख़त्म हो चुकी है, जो उसकी वीडियोस में थोड़ा बहुत इम्पैक्ट था वो भी ख़त्म हो चुका है। एंड मजीद आने वाले दौर में ये यूट्यूबर ज़ीरो हो जाएगा। इस बंदे ने अपना करियर खुद खत्म किया है। एट द एंड ऑफ दिस वीडियो आई जस्ट वांट टू से कि अगली बार जब आप किसी कंटेंट क्रिएटर को फॉलो करें तो उसके वर्ड्स के साथ साथ उसके एक्शंस पर भी ध्यान दिया करें, क्योंकि कभी कभी वही लोग सबसे ज़्यादा गलत होते हैं जिनके फैंस उनको हीरो मानते हैं। डक्की भाई ने उस वक्त बहुत मेहनत करी होगी, इसका एक सफ़र रहा है, ये ऐसे ही उठ के नहीं आया यूट्यूब पे। बट एट द एंड ऑफ द डे अपने ऑडियंस के ट्रस्ट का गलत यूज़ किया। हर वीडियो में बैटिंग को प्रमोट किया, ट्रेडिंग को प्रमोट किया, फ्यूचर ट्रेडिंग जो कि हराम ट्रेडिंग है, और अभी भी इसके पैसे की भूख नहीं मरी। आप इस पूरी स्टोरी के बारे में क्या पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं हर इंसान का फीडबैक पढ़ना चाहता हूँ। मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा।
दुआओं में याद रखिएगा। फेलिक्स को दीजिए इजाज़त।